आर्या की बात सुनकर सबकी बोलती बंद हो चुकी थी। सरकार और अनिकेत के पास भी कुछ नहीं था कहने के लिए। आर्या ने कहा, बाबा आप पर बहुत भरोसा करते थे, आप लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया उनके भरोसे का। अभी बहुत हुआ, अब इस कंपनी में भरोसे का गलत फायदा उठाने वालों की कोई जरूरत नहीं है, आप सब जा सकते हैं। अनिकेत उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, कंपनी से एक साथ 7 शेयर होल्डर्स को अलग करने का मतलब समझती हो? इन्वेस्टमेंट कहां से होगा, एकदम से कहां से रिप्लेसमेंट करोगी सबकी? आर्या ने वशिष्ठ की तरफ देखा। वशिष्ठ उठ खड़ा हुआ और उसने प्रोजेक्टर का रिमोट वरिष्ठ से लिया। वशिष्ठ ने रिमोट पर क्लिक की और प्रोजेक्टर पर अलग अलग कंपनी की इंफॉर्मेशन आने लगी। वशिष्ठ ने कहा, इस 1 महीने में हमने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंटर हुई नई कंपनी से मीटिंग की। अलग अलग कंपनीज अपने टर्म कंडीशन पर हमारी कंपनी में एज शेयर होल्डर्स काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। हम 7 शेयर होल्डर्स को अलग कर रहे हैं, मगर 8 नए शेयर होल्डर्स को अपनी कंपनी में शामिल भी कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट का हमने इंतजाम कर रखा है। मित्तल ने उठकर कहा, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, हम बिजनेस एसोसिएशन के पास जाएंगे। आर्या ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल जाइए, पर अगर बात उन तक पहुंच गई तो ये बात भी वहां जाएगी कि आपने कंपनी से कर्ज ले रखा है और बार बार कंपनी को छोड़ने की धमकी दे रहे हैं बिना कर्ज चुकाए। फिर क्या होगा मित्तल साहब, खुद सोचिए। मित्तल के सुर बदल गए। बेटे मेरी बात सुनो, मैं तो कंपनी के भले की बात बोल रहा था। अगर तुम्हें कंपनी मर्ज नहीं करनी तो मत करो, पर हमारा इतने साल का पुराना रिश्ता है, उसका ख्याल करो। तुम हमें इस तरह कंपनी से नहीं निकाल सकती बेटे। आर्या ने मुस्कुरा कर कहा, अगर आपने इतने सालों के रिश्ते की कदर की होती तो मैं भी करती। जब हमें जरूरत थी तो आप सबने मुंह फेर लिया, और अब आप चाहते हैं कि मैं आप सब पर भरोसा कर लूं। मित्तल साहब, मैं राणा साहब का खून जरूर हूं, पर मैं अपनी आई साहिब की परछाई हूं। ना मुझे भूलना आता है और ना माफ करना। अब आप सब वोटिंग शुरू कर सकते हैं। वोटिंग शुरू हुई और वही हुआ जो सबको उम्मीद थी। आर्या को सारे वोट गए। आर्या को प्रेसिडेंट बना दिया गया। आर्या ने सारे प्रोजेक्ट्स को दोबारा शुरू करने की अनाउंसमेंट की और फाइल उठाकर बाहर आ गई। आर्या, वरिष्ठ और वशिष्ठ सतेंद्र के साथ कॉरिडोर में जा रहे थे कि पीछे अनिकेत की आवाज आई, आर्या। वो सब पलटे। पीछे अनिकेत खड़ा था। अनिकेत उनके पास आया। अनिकेत ने आर्या की तरफ देखा और फिर कहा, यू आर गुड। आर्या ने कोई जवाब नहीं दिया। अनिकेत ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि कंपनी को तुमसे बेहतर कोई नहीं संभाल सकता, पर मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं। तुम विश्वास नहीं करोगी, पर मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है हमेशा। अगर इस दुनिया में मुझे किसी की परवाह है तो वो तुम हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं, लड़ाई मत छेड़ो। इस लड़ाई में तुम सब कुछ गवा दोगी और मैं तुम्हें हारते हुए नहीं देख सकता। आर्या ने अनिकेत की तरफ देखा और फिर कहा, मिस्टर अनिकेत भानुशाली। अनिकेत ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर कहा, क्या? आर्या ने कहा, हमारे दादा साहिब उसी दिन हमारे लिए खत्म हो गए थे जब आप अनिकेत राणा से अनिकेत भानुशाली बने थे। तो अनिकेत भानुशाली, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल रख सकती हूं, और हां, मेरे पास अभी भी मेरे 2 भाई हैं। इतना कहकर उसने वरिष्ठ और वशिष्ठ की तरफ देखा। आर्या ने कहा, जब तक हम तीनों साथ में हैं तब तक आप हमें कभी नहीं हरा सकते, कभी भी नहीं। मैं आपको कभी भी अकेली नहीं मिलूंगी। जहां तक बात है लड़ाई छेड़ने की, तो हमला आपकी तरफ से पहले हुआ था, हम तो बस जवाब दे रहे हैं। इतना कहकर आर्या ने पीछे खड़े सरकार की ओर देखा और वहां से चली गई। वरिष्ठ और वशिष्ठ ने अनिकेत की तरफ देखा और फिर वो भी चले गए। सतेंद्र भी उनके पीछे हो लिया। अनिकेत ने गहरी सांस ली। हॉल में एसआर सिक्योरिटी और एसआर कंस्ट्रक्शन के सारे एम्प्लॉय मौजूद थे। आर्या स्टेज पर चढ़ी। वरिष्ठ, वशिष्ठ और सतेंद्र सामने खड़े हो गए। आर्या ने एक गहरी सांस ली और फिर कहने लगी, मुझे पता है आप सब नर्वस हैं, मैं भी हूं। इस 1 महीने में आप सब ने बहुत कुछ झेला है। आई एम सॉरी कि मैं आप सबसे मिलने नहीं आ पाई, पर अब हम सब साथ हैं। हम मिलकर काम करेंगे, मिलकर हर लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी। वो सब हमारे खिलाफ हैं, पर अगर साथ आ जाएंगे तो कंपटीशन का मजा नहीं रहेगा। उनको बताने का वक्त आ गया है कि वी आर एसआर, वी आर फैमिली, नो वन कैन बीट अस। सबने तालियां बजाना शुरू कर दी।
आर्या ने कहा, रूल्स वही हैं। आई एम आर्या, नो बॉस, नो मैम, जस्ट आर्या, लेट्स स्टार्ट द वॉर। सबने हुटिंग करना शुरू कर दी। आर्या स्टेज से नीचे आ गई। स्टेज के सबसे पीछे खड़े अनिकेत से सरकार ने कहा, तुम्हारी बहन को नजरअंदाज करके मैंने सबसे बड़ी गलती की है। अनिकेत ने कहा, मैंने पहले ही कहा था उसे हैंडल करना इतना आसान नहीं है, अब भुगतो। इतना कहकर अनिकेत बाहर चला गया। सरकार ने गहरी सांस ली और फिर वो भी बाहर चला गया। आर्य, वरिष्ठ और वशिष्ठ बाहर आए तो रिपोर्टर्स का मेला बाहर उनका इंतजार कर रहा था। उनको देखते ही सब उन तीनों की तरफ लपके। रिपोर्टर्स ने सवालों की बारिश कर दी। मिस आर्या, क्या यह सच है कि आप प्रेसिडेंट बन चुकी है? मिस आर्या, एसआर सिक्योरिटी एंड कंस्ट्रक्शन का आगे क्या होगा? मिस आर्या, मेडिकल हाउस पर चल रहे केस का आप क्या जवाब देंगी? आप 1 महीने तक कहां थी? मिस आर्या। आर्या ने मुस्कुरा कर कहा, आप सबके सवालों का जवाब मिलेगा, सब शांत तो हो जाइए पहले। सब शांत हो गए। आर्या ने कहा, 1 महीने तक मैंने कंपनी की सारी सिचुएशन को समझने में लगा दिया। जहां तक बात है एसआर सिक्योरिटी एंड कंस्ट्रक्शन की, तो मैं, वरिष्ठ और वशिष्ठ, हम तीनों कंपनी को संभालने के लिए तैयार हैं। एसआर सिक्योरिटी अभी भी टॉप पर है। हमारे गार्ड्स वैसे ही अपने अपने ड्यूटी पर रहेंगे जैसे 1 महीने पहले थे। एसआर कंस्ट्रक्शन भी अपने प्रोजेक्ट्स को रीस्टार्ट करने वाली है। और जहां तक बात है मेडिकल हाउस की, तो हम केस को लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम गलत नहीं हैं जब तक कोई उम्मीद बाकी नहीं रह जाती। थैंक यू सो मच। इतना कहकर आर्य गाड़ी की तरफ बढ़ गई। सारे रिपोर्टर्स मैम एक और सवाल कहते हुए उसके पीछे लपके। गार्ड्स ने उनको रोक लिया। वरिष्ठ, वशिष्ठ और आर्य तीनों गाड़ी में बैठे और घर की तरफ चले गए। आर्य का इंटरव्यू आद्विक और अभव सिम्हा साथ में मिलकर देख रहे थे। आद्विक ने कहा, यह लड़की को हैंडल करना इतना आसान नहीं है। इस लड़की में कुछ तो बात है, अकेले ही सबसे भिड़ने चली है। अभव सिम्हा ने कहा, हर किसी की कमजोरी होती है, इसकी भी कमजोरी है एक। आद्विक ने उसकी तरफ देखा तो अभव सिम्हा ने कहा, यह खुद को कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग दिखाती है। इतनी स्ट्रांग ये है नहीं। इसे समझ में नहीं आ रहा कि सारी दुनिया इसके खिलाफ है। सबसे अकेले ही भिड़ने चली है बेवकूफ। आद्विक ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है। अभव सिम्हा को एकदम से खांसी आ गई। उसने कहा, फिक्र उसकी? कभी नहीं, मैं तो बस उस पर तरस खा रहा हूं। आद्विक ने उसकी बात सुनी और वो मुस्कुरा दिया। वरिष्ठ, वशिष्ठ और आर्य घर पहुंचे। तीनों घर पहुंचकर सोफे पर पसर गए। वरिष्ठ ने कहा, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा थकाने वाला काम था ये। वशिष्ठ ने कहा, भूख लग पड़ी है। वशिष्ठ के इतना कहते ही तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वरिष्ठ ने कहा, तुम लोगों को पता है ना, मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। वशिष्ठ ने कहा, अरे मुझे तो गैस तक जलानी नहीं आती। आर्य ने कहा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस घर में किचन कहाँ है। उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वरिष्ठ ने कहा, पहले बाबा साहेब और फिर दादा साहेब, उन दोनों के होते हुए कभी हमें कुक रखने की जरूरत नहीं पड़ी, पर अब लगता है कि कुक रखना पड़ेगा। आर्य ने कहा, पिछले 1 महीने से बाहर से खाना मंगवा कर खा रहे थे, अब तो उससे भी मन मर गया है। वरिष्ठ और वशिष्ठ चुप रहे। आर्य ने कहा, रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, जो हारा वो खाना बनाएगा। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हाँ में सर हिला दिया। तीनों ने अपनी मुट्ठी पीठ पीछे कर ली। आर्य ने कहा, रॉक पेपर सीजर। उसके इतना कहते ही तीनों ने अपने हाथ आगे किए। वशिष्ठ और आर्य ने सीजर दिखाया और वरिष्ठ ने पेपर। आर्य और वशिष्ठ सोफे में घुस गए। वरिष्ठ का मुंह बन गया। वशिष्ठ ने कहा, मुंह मत बना, तीनों चलते हैं, साथ में मिलकर बनाते हैं खाना। आर्य भी मुस्कुरा दी। जैसे ही वो तीनों उठकर घूमे, मलिक एप्रन पहने और हाथ में करची पकड़कर खड़ा था। वरिष्ठ ने कहा, मलिक चाचू ये क्या? मलिक ने कहा, खाना बना रहा था मैं। आर्य ने कहा, खाना बनाया आपने? मलिक ने कहा, तुम लोगों ने राणा साहब की जिम्मेदारी मुझे दे दी है, पर घर में पड़े पड़े मैं तंग आ गया था, तो मैंने सोचा कि थक हार कर आओगे तो मैं खाना बना दूं। वैसे भी 1 महीने से बाहर से खाना मंगवा रहे हो तुम लोग, मैं भी तंग आ गया हूं उससे। तीनों उससे लिपट गए। वशिष्ठ ने कहा, चाचू यू आर द बेस्ट। मलिक ने कहा, हाँ हाँ चलो जाओ, कपड़े बदलो और आओ, खाना ठंडा हो जाएगा। तीनों ने मलिक को छोड़ा और कमरे में भाग गए। मलिक किचन में जाने के लिए मुड़ा, तभी उसकी नजर सामने फोटो पर पड़ी।
सामने फोटो में राणा साहब, नायक, मलिक, अनिकेत, वरिष्ठ, वशिष्ठ और आर्या थे। मलिक ने गहरी सांस ली और फिर कहा, नायक, बच्चे बड़े हो गए। सरकार और विनायक सरकार के घर पर बैठे हुए थे। उनके सामने विस्की की बोतल खुली हुई थी। दोनों की हालत देखकर लग रहा था कि दोनों ने बहुत पी रखी है। सरकार ने कहा, साला मुझे लगा था कि अनिकेत मेरे साथ आ जाएगा, राणा बिस्तर पर होगा तो सारा एहसार मेरे हाथ में होगा, पर नहीं, अब ये आर्या मेरे रास्ते में आ गई। विनायक ने कहा, तुम एक बच्ची से डर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? सरकार ने कहा, जानते हो ना वो बच्ची किसकी है? उसका बस चले तो हम सबको जिंदा कब्र में डाल दे। विनायक हंसा और उसने कहा, मैं उसे एक रात में बर्बाद कर सकता हूं। सरकार ने कहा, अच्छा, चल करके दिखा फिर, मैं भी तो देखूं कि तू क्या कर सकता है। विनायक ने अपना फोन निकाला और एक फोन मिलाया। उधर से फोन उठाया गया तो विनायक ने कहा, जो काम तुम्हें बताया गया है वो आज रात करना है, कैसे भी करके। वो आर्या को सुबह सुबह वो झटका दो जो उसने सोचा भी ना हो। सामने से कुछ कहा गया तो विनायक ने ठीक है करके फोन काट दिया। सरकार ने कहा, ये क्या था, क्या करने वाला है तू? विनायक मुस्कुरा दिया। अभव सिम्हा सो रहा था कि उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। अभव सिम्हा ने फोन देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। उसने फोन उठाया और कहा, हेलो। सामने से कुछ कहा गया जिसने अभव सिम्हा की नींद उड़ा दी। वो उठकर बैठ गया और उसने कहा, पक्की इन्फॉर्मेशन है ना, कोई गलती नहीं है ना? सामने से फिर कुछ और कहा गया। अभव सिम्हा ने कहा, ठीक है, काम हो जाएगा। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। फिर वो मुस्कुरा कर कहने लगा, बहुत शौक है ना आर्या राणा तुम्हें लड़ाई का? Then get ready for it। इतना कहकर वो उठकर वॉशरूम में घुस गया। सुबह के करीब 7 बजे थे जब आर्या ने एक्सरसाइज करते हुए हॉल में शोर सुना। वो हॉल में आई तो उसने देखा कि वरिष्ठ और वशिष्ठ कुछ आदमियों से झगड़ रहे थे। मलिक भी उनको रोक रहा था। आर्या ने चिल्लाकर कहा, क्या हो रहा है ये सब? उसके चिल्लाते ही सब चुप होकर उसकी तरफ देखने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, गुड मॉर्निंग छोटे राणा साहब, कैसी हैं आप? आर्या पीछे घूमी तो सामने अभव सिम्हा मुस्कुरा रहा था।